Hello students, today's we explain chapter number 6 lithosphere and landforms. मैं प्राची माहेश्वरी आपकी सोशल साइंस टीचर आज आपको लिथोस्फेयर एंड उसके लैंडफॉर्म के बारे में समझाऊंगी. लिथोस्फेयर मीन्स होता है स्थल मंडल एंड स्थल आकृतियाँ या लैंडफॉर्म्स. ओके बेटा, आज से लगभग 400 बिलियंस ईयर्स पहले पृथ्वी की उत्पत्ति मानी जाती. तब से लेके आज तक मैनी चेंजेस हैव अक्योर्ड इन आवर अर्थ. अर्थ का 29% जो है वो स्थल मंडल है और 71% है हाइड्रोस्फीयर. ये आप सभी को पता है. एंड बोथ आर सराउंडेड बाय द कवर ऑफ एयर. Thus the main sphere of the earth are lithosphere, hydrosphere, atmosphere. The lithosphere is an important part of earth. The crust of the earth on which we live is not uniform everywhere. There are big mountains ranges, mighty rivers and valleys, in some places extensive plains and plateaus. The outer crust of the earth where people live is called lithosphere. Change continue to take place on the earth where people live is called, है ना, surface of the earth. There are two types of changes which are seen on the surface. First is the sudden changes or second is the slow changes. तो सडन चेंजेस के अंदर आते हैं इंटरनल फोर्सेस. एग्जाम्पल आर अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस. And slow changes example are external forces is running water, winds, moving ice and sea waves. ये all are included this. जैसा कि ये पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है बेटा, वो हमेशा हमारे लिए बहुत क्यूरियोसिटी वाली रही है. वैज्ञानिकों ने कई खदानों की खुदाई की, ज्वालामुखी उद्भेदन जो भी हुए, भूकंप की जो तरंगे हुई, उसके आधार पे हम लोगों ने जो वैज्ञानिकों की कल्पना थी या भूगोल वेत्ताओं की जो तर्क या कल्पना विचारधारा हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने पृथ्वी की संरचना को 3 भागों में बांटा है. फर्स्ट इज द क्रस्ट ऑफ अर्थ और आउटर लेयर. सेकेंड इज द मेंटल और थर्ड इज द नाइफ और कोर, है ना. द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. द लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट. जो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है उसे स्थल मंडल या लिथोस्फीयर कहते हैं. इसी पे हम लोग रहते हैं. जो जीव जगत पाया जाता है, बायोस्फीयर होता है, वो इसी पे होता है. महाद्वीप, महासागरों के जो सरफेस है वो सब इसी का अंग है. यह शेलों से बना होता है. इसकी मोटाई 10 to 70 किलोमीटर होती है और ऑल कॉन्टिनेंट की जो रचना हुई है वो इसी से हुई है. जो सबसे ऊपरी परत है स्थल मंडल की, उसको कहते हैं सील या क्रस्ट भी कहा जाता है. ये सिलिका तथा एल्यूमिनियम से बनी होती है. उसके अलावा इसका जो डायमीटर होता है वो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है. इसके नीचे वाली जो लेयर है वो सीमा कहलाती है, जो सिलिका और मैग्नीशियम की धातुओं से बनी होती, और इसी की बाहरी परत मेंटल कहलाती है. इसकी जो डेप्थ है वो 70 से 2900 किलोमीटर है. इसमें ओल्वाइन और पायरोक्सिन खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. इसका जो डायमीटर है वो 2.9 से 4.7 है. इसके जो बीच में जो पृथ्वी का केंद्र है वो कहलाता है, पृथ्वी का जो क्रोड वो कहलाता है नीफे, है ना. इसे धात्विक क्रोड कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम जो मेटल है यहाँ पर लिक्विड अवस्था में पाया जाता है. इसमें फेरियम तथा निकल ज़्यादा मात्रा में होते हैं. इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है और इसका भार भी, वेट भी सबसे ज़्यादा होता है. इसका डायमीटर होता है 13.0 और यह 2900 किलोमीटर गहराई से लेके 6400 किलोमीटर डेप्थ अंदर तक सेंट्रल तक फैला हुआ है. जैसे जैसे हम नीचे पृथ्वी की गहराई पे जाते हैं, इसके आंतरिक भाग का तापमान बढ़ता जाता है. 1 डिग्री सेल्सियस, हर 1 डिग्री सेल्सियस पे तापमान बढ़ जाता है. आपको पता है पृथ्वी का जो इंटरनल पार्ट है उसमें बहुत तापमान की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है. तो इसलिए जितनी भी चट्टानें हैं, धातुएं, वो मेल्टेड अवस्था में रहती हैं. इसका मुख्य कारण है बाहरी परतों का दबाव बना रहना. अब
Rocks, all the substance which form the crust of earth are called rocks. The word rock means hard material such as granite and soft material like soil. Both go in the formation of rocks. The rocks are composed of one or more minerals. There are three layers of rocks per formation. Types कहा जाता है. First is the igneous rock, second is the sedimentary rocks और third is the metamorphic rocks. तो फर्स्ट ही है इग्निशियस रॉक बेटा, इसे आग्नेय भी कहा जाता है. ये सबसे बाहरी द प्राइमरी रॉक कहलाती है अर्थ क्रस्ट की. ये इसके आंतरिक भाग पिघले पदार्थों के ठंडे होने से बनते हैं, जैसे कि जो भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, जो लावा निकलता है, जब मेल्टेड लावा जब हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उससे ये बनती है. यही जो इसका जो गर्म पदार्थ है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और वो ग्रेनाइट नामक इग्नियस रॉक का निर्माण करता है, जिसका प्रयोग इमारती पत्थर बनाने में होता है और कभी कभी पिघलाकर किसी छिद्र या दरार से बाहर निकालकर फैल भी जाता है और कठोर हो जाता है. इस शेल को बेसाल्ट शेल भी कहा जाता है. यह काले रंग का होता है, बहुत भारी होता है और हार्ड होता है. सड़क बनाने में इसका उपयोग किया जाता है. सेकंड है सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री जो रॉक है, sedimentary rock, the pebbles, teeny pieces of stones, fossils which are being carried by water, air and snow are stored in layer on land or a undersea bottom. Such assembled substance are called sediments. ये क्या होते हैं बेटा? जल, वायु और बर्फ द्वारा बहाकर जो कंकड़ पत्थर आते हैं, छोटे छोटे पेबल्स, जीवाश्म फॉसिल समुद्र तल पे जो परतों के रूप में जमा होते हैं, इसको ही कहा जाता है सेडिमेंट्स. यही परतें गर्मी और दबाव के कारण कठोर हो जाती है और एक चट्टान का रूप ले लेती है ना. इसमें जल की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जल जैसे बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, चिकनी मिट्टी, ये सब इसके उदाहरण. क्ले, कोल स्टोन्स, लाइम स्टोन्स, सैंड स्टोन्स, वाटर बोर्न रॉक, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. अपनी जो पृथ्वी का जो ऊपरी जो हिस्सा है, जो अपर लेयर ऑफ अर्थ इज़ द मेड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, वो पूरी 80% जो भाग है उसी चट्टानों से बना होता है. थर्ड इज़ द मेटामॉर्फिक रॉक. जब कहूँ मैं, जब भी सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक का जो रूप, रंग और गुण है ना, आंतरिक ताप और दबाव के कारण परिवर्तित हो जाता है, तो वह इस मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है. इसका एक एग्जांपल है चूने का पत्थर एंड मार्बल्स फ्रॉम लाइमस्टोन, मेटामॉर्फिक क्वार्टर्स फ्रॉम सैंडस्टोन, स्लेट फ्रॉम क्ले, ग्रेफाइट एंड डायमंड फ्रॉम कोल आर मेड. दिस रॉक आर वेरी हार्ड एंड ये बहुत रवेदार होती है. कोयले से ग्रेफाइट, क्वार्ट्स, चिकनी मिट्टी, स्लेट, हीरा ये बनते. देन अब है व्हाट काइंड, द लैंडफॉर्म्स. लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं देखो. तो बेटा मैं बता दूं लैंडफॉर्म क्या होते हैं. तो द लैंडफॉर्म्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थ. द सरफेस और ए रीफ फीचर्स ऑफ द अर्थ आर नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर. Landform keep on changing. The landform as per formation process and unique characteristics can be classified into three categories: mountains, plateaus and plain. पृथ्वी की जो विभिन्न प्रकार की जो शेप्स हैं, है ना, तो आपने देखा पृथ्वी का धरातल कहीं भी समान तो होता नहीं, सभी तो भिन्नता रहती है और समय समय पर उनमें चेंजेस होते रहते हैं. इन्हीं के जो प्रोसेशन, जो क्रिया है, जो उनके लक्षणों के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है. एक है माउंटेन, प्लेटूज एंड प्लेन्स. अब माउंटेन्स क्या होते हैं? तो माउंटेन इज ए मास ऑफ लैंड कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, मोर देन 1000 मीटर अबव सी लेवल्स. यानी समुद्र तल की ऊंचाई से 1000 मीटर ऊंचे जो होते हैं वो माउंटेन कहलाते हैं. इनका शीर्ष भाग कम चौड़ा होता है और चोटीनुमा होता है और सभी स्थलीय भाग के 20% भाग ये माउंटेन पाए जाते हैं. ये कई प्रकार के होते हैं. ब्लॉक माउंटेन्स, वेल्कनो माउंटेन्स, है ना, इससे कई प्रकार के होते हैं. इनके हमारे लिए बहुत लाभ भी होते हैं और ये जलवायु पे प्रभाव डालते हैं और खनिज पदार्थों से हमें ये प्राप्त होते हैं.
और सेकेंड इज द प्लेटूज। प्लेटूज क्या होते हैं? प्लेटूज ए ब्रॉड एंड फ्लैट एरिया ऑफ लैंड राइजिंग शार्पली अबव 600 मीटर्स और मोर अबव सी लेवल ऑफ सराउंडिंग। लो लैंड्स जो 600 मीटर ऊंचे होते हैं समुद्र तल से और अधिक होते हैं विस्तृत और ऊपर से टेबल की भांति सपाट होते हैं, कहलाते हैं पठार, प्लेटू। ये कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल आर माउंटेन प्लेटूज, कॉन्टिनेंटल प्लेटूज एंड प्लेन प्लेटूज, है ना, ये कई, और बहुत ज़्यादा मिनरल्स इनमें पाए जाते हैं। सेकेंड, थर्ड इज द प्लेन, द रिलेटिवली लो फ्लैट्स एंड फर्टाइल एरियाज और अर्थ सरफेस हुज एलिवेशन इज यूजली लो इज नोन एज प्लेन। धरातल का समतल चौरस कम ऊंचाई वाला भाग ही मैदान कहलाता है। ये 350 मीटर ऊंचे होते हैं समुद्र तल से, इनकी ऊंचाई होती है। इनका उपयोग भोजन, वस्त्र, मकान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि यह मानव के निवास के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। अरे इसलिए विश्व की सभी सभ्यताओं का जन्म इन्हीं भागों से होता है, इसलिए इसको सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। अब ये जो भी चेंजिंग लैंडफॉर्म होते हैं वो किस तरह से बनते हैं? तो सबसे पहले मैं बोलती हूँ लॉन्ग टाइम और स्लो अर्थ मूवमेंट्स, है ना, उसमें है फोल्डिंग और रिफ्टिंग। अब फोल्डिंग और रिफ्टिंग होता क्या है? हमने देखा है कि आंतरिक जो भू संचलन होता है, जो चेंजेस होते हैं, उसके कारण बहुत सारे वो होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म स्लो अर्थ मूवमेंट एंड उसका फर्स्ट होता है फोल्डिंग। अब होता क्या है, ये फोल्डिंग है क्या? तो देखो फोल्डिंग में होता क्या है, पृथ्वी के अंदर जो हॉरिजॉन्टल जो भी चेंजेस आते हैं वो आड़े वाले मोड़ बन जाते हैं, इससे उसके जो मोड़ बन जाते हैं इनको फोल्डिंग कहते हैं। और रिफ्टिंग वो होता है जब महाद्वीप या उसमें शेल के स्तर के कुछ भाग ऊपर होकर मुड़ जाते हैं और तनाव के कारण शेलों टूट कर अलग होने की प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है रिफ्टिंग। हाँ, अब है सडन चेंजेस। तो सडन लैंड मूवमेंट में है वोल्केनोस एंड अर्थक्वेक। तो वोल्केनो होते क्या हैं? हमारी पृथ्वी के तल पे जो आकस्मिक प्राकृतिक घटनाएं होती हैं उनमें ज्वालामुखी प्रमुख है। क्यों ज्वालामुखी होता है? क्या पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले से ना, जिससे चट्टानों के टुकड़े, राख, धुआं निकलता रहता है। जिस क्षेत्र से ये पदार्थ निकलते हैं वो ज्वालामुखी का क्रेटर कहा जाता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ज्वालामुखी कहलाती है। हमको पता है पृथ्वी का आंतरिक भाग बहुत गर्म होता है। इसके 3 कारण होते हैं। फर्स्ट इज ये होता है कि पृथ्वी के जो बनने के समय का आंतरिक भाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। द इंटरनल पार्ट इज हार्ड सिंस द एक्सिस्टेंस ऑफ अर्थ। सेकेंड, द ब्रेकअप ऑफ द रेडियोएक्टिव मिनरल्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्रिएट्स हीट्स एंड ड्यू टू द आउटर प्रेशर ऑफ अर्थ लेयर द इंटरनल पार्ट्स बिकम हॉट। ये 3 कारण हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मैं कहूँ तो ये अन्य टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, जिसको प्लेट्स कहते हैं, है ना। ये प्लेट आंतरिक गर्म कण खिसकती रहती है और ज्वालामुखी और भूकंप का कारण बनती हैं। इन्हीं के कारण जो ऊपर की जो क्रस्ट होती है वो कमज़ोर हो जाती है और अंदर मैग्मा या जो चट्टानें हैं, शेल्स हैं, उसके टुकड़े हो जाते, राख ऊपर आ जाती है और वो ज्वालामुखी के द्वारा बाहर निकल जाती है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ द एक्टिव वोल्केनो, वो होते हैं जो बार बार एक्टिव हो जाते हैं, निरंतर और समय समय पर होते रहते हैं एक्टिव, है ना, इनको कहते हैं एक्टिव वोल्केनोस। इसका उदाहरण इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। सेकेंड है द स्लीपिंग और डोरमेट वोल्केनो। ये वोल्केनो वे हैं जो कई बार एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन कुछ समय के लिए ये क्रियाएं बंद हो गई हैं और कई बार एकदम से अचानक फिर से ये फूटने स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए इनको स्लीपिंग या डोरमेट वोल्केनो कहा जाता है। अब है डेड या एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वो वे हैं जो बार बार लंबे समय तक एक्टिव होने के बाद अब नहीं है, अब इनकी संभावना भी नहीं है। ऐसे ज्वालामुखी विषुप्त या शांत या डेड और एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहलाते हैं। इसका उदाहरण है किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका का। जबकि स्लीपिंग और डोरमेट वोल्केनो का उदाहरण इटली का वेसुवियस ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। सर्वाधिक ज्वालामुखी प्रशांत सागर के चारों ओर के जो तटीय भाग है वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इस पेटी को अग्निवलय क्या कहलाया जाता है, रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है।
ज्वालामुखी का मानव जीवन पे प्रभाव और भूकंप। अब भूकंप क्या होता है पहले मैं ये समझा दूं बेटा। जो भूकंप होता है, अर्थक्वेक होता है, जो अर्थक्वेक होता क्या है, तो अर्थक्वेक बेटा जब भूकंप एकदम से पृथ्वी का कंपन होता है, जैसे शांत जल में पत्थर का टुकड़ा होता है, वैसे ही जब प्लेट से आपस में इंटरनल प्लेट्स हिलती है तो वो भूकंप की उत्पत्ति होती है। और जिस स्थान पर ये जनरेट होता है उसे फोकस कहा जाता है। और लहरों का अनुभव जहाँ आसपास जहाँ अनुभव किया जाता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अर्थक्वेक सेंटर्स या भूकंप अधिकेंद्र कहलाते हैं। भूकंप के आने के कारण आपको पता है, जो प्लेट्स का ऊपर नीचे हिलना ये कारण है ना। भूकंप से लाभ है कि उपजाऊ भूमि ऊपर आती है, नवीन भू आकारों का निर्माण होता है, बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आते हैं और झीलों का निर्माण होता है। जनधन हानि होती है, इसकी हानि ये है कि जनधन की ज़्यादा हानि होती है, मनुष्य पशु मरते हैं, सड़कें टूटती हैं, नदियों के मार्ग अवरुद्ध होते हैं और भूखंडों में दरार पड़ जाती है। अब ज्वालामुखी का मानव जीवन में क्या क्या प्रभाव है। मानव जीवन का ज्वालामुखी में यही प्रभाव है बेटा कि मैदान पठार पर्वत हमारे लिए बहुत बहुमूल्य खनिज की प्राप्ति का स्थान है। इसके साथ कहीं कहीं शांत ज्वालामुखी से वर्षा का जल भरने से और झीलों का निर्माण होता है, तालाब बन जाते हैं, है ना। और इसीलिए कृषि क्षेत्र के लिए उपजाऊ जो मिनरल्स हैं वो मिलते जाते हैं। इसलिए इसी के साथ बेटा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ दी जा रही है, आप राइट करें एंड रीड द चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच।